नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात कर रहा है द स्पोर्ट्स महाराज एंड देयर फीव्स। देखिए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे पार्ट 2 दोबारा से बनाना पड़ रहा है, तो चलिए अब इसको दोबारा से थोड़ा सा समझते हैं। तो स्पोर्ट्स महाराज एंड देयर फीव्स की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए स्पोर्ट्स महाराज एंड देयर फीव्स ये आर्टिकल लिखा गया संदीप द्विवेदी के द्वारा, और किस चीज़ के ऊपर ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इस चीज़ से कोई अलग नहीं है, हमें अच्छे से पता है कि जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हो रहा था वो स्पोर्ट्स को रिलेटेड ही हो रहा था, उसके अंदर ही वहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट के यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो रेसलर्स हैं उनके द्वारा, जो फीमेल रेसलर्स हैं। और उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे और भी फेडरेशन से स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं जिनके ऊपर अलग अलग प्लेयर्स यहाँ पर आकर कुछ कुछ इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे वो किसी के साथ इनजस्टिस का इल्ज़ाम हो, चाहे वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के अंदर डाला गया हो प्लेयर्स को ड्यू टू क्योंकि उन्होंने कोई बात नहीं मानी है जो कि पावर में था उनकी। तो आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे एक कट थ्रोट पॉलिटिक्स देखी जाती है जहाँ पर पावर जो हेल्ड की हुई है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा यहाँ पर इंडिया के अंदर। तो इसी में एनेक्डोट्स दिए गए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो ऑफन अनचेक्ड अथॉरिटी होती है उसका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स की विल्ड के ऊपर, जो लेंथ तक वो कहाँ तक चले जाते हैं अपनी पावर्स को बरकरार रखने के लिए। सो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि कैसे वो इस चीज़ को कर पाते हैं। सबसे पहला है अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी एंड पावर। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट से हम ये चीज़ समझ तो सकते ही हैं कि ऑथर भी ये बताना चाहते हैं कि बहुत से एक्सट्रीम मेजर लिए गए हैं कुछ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, चाहे वो किसी को किसी का सिलेक्शन ना करना हो, चाहे वो किसी का फेवरेबल सेक्सुअली उसका असोल्ट करना हो या फिर उनसे कुछ डिमांड रखना हो। तो ये सारी चीज़ें दी जाती है और उसका कारण यही है कि उनको पता है कि उनकी अथॉरिटी एंड पावर अनक्वेश्चन्ड है, बहुत ही ज़्यादा है। तो वो अपनी पोजीशन एंड पावर को मेंटेन करने के लिए या उसको रिस्टोर करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ को ऊपर रख देते हैं, पर्सनल ऑब्लिगेशंस को ऊपर रख देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इससे किसी प्लेयर की ज़िंदगी ख़राब हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी पावर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखिए जो स्टोरी है वो डिस्कस करती है कि किस प्रकार से जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर बॉडीज़ होती हैं जो कि पॉलिटिकली बैटल ग्राउंड बन चुकी हैं, यानी कि पॉलिटिक्स का वो एक पार्ट बन चुकी है। कैसे एक सीजनल पॉलिटिक्स, यानी कि कभी कभी वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, कभी कभी वो एमपी बनते हैं, और दूसरी तरफ से वो ब्रिज भूषण का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि वो एक तरीके से रिंग मास्टर बन जाते हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिस्पाइट वो खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं। मतलब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए काबिल नहीं है, जो जिसका खुद से स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनको स्पोर्ट्स का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड उसको बना देता है। तो कितनी दुर्भाग्य की बात है ये इंडिया के स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के लिए, कितनी बुरी बात है ये। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं रेसिस्टेंस अगेंस्ट चेंज। देखिए नो रूम फॉर चेंज। गिवन जो फायर स्ट्रगल दिखाई दे रहा है पावर के लिए, लोग लड़े जा रहे हैं, कोई भी अटेम्प्ट अगर चेंज का या मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पर किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलता है। कि मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं कि चलिए हम जो फेडरेशन का आपकी जो फॉर एग्जांपल WFI का ही हम ले लेते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी में कुछ मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस दिखाई देता है जो खुद पावर में है उनके द्वारा या जो पावर में आना चाहते हैं उनके द्वारा भी। सो जो बैटलिंग पूल है स्ट्रांगली फेवर्स करता है इंक्यूबेंट्स को, इंक्यूबेंट्स जो होते हैं या फिर जो लॉयल्टीज रखते हैं प्राइमरली जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है। इसी का एक एग्जांपल हमें देखने को मिला था कि अब जब यहाँ पर दोबारा से WFI के इलेक्शन होते हैं और वहाँ पर जो न्यू चेयरपर्सन बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं WFI के, वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में रखते थे ब्रिजभूषण के, और इसी वजह से उसका जो पैनल है रेसलर्स दोबारा से इसको प्रोटेस्ट करते हैं और उस पैनल को हटा दिया जाता है। तो यही एक पावर का पैराडिगम दिखाई देता है हर बार। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड एंड इन्फ्लुएंस। देखिए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास इतनी पावर होती है कि वो फ्यूचर जो कंट्री के टॉप एथलीट्स हैं उनके फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो उनको वो सिग्निफिकेंट कभी कभी प्रेस्टीज दे देते हैं, रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं, स्पेशली जब नेशनल ट्रिम्थ के मूवमेंट होते हैं। मान लीजिए कोई अभी अभी एशिया में मेडल लेके आया है, कोई ओलंपिक जीत के आया है, कोई वर्ल्ड चैंपियन जीत के आया है, तो उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन दिए जाते हैं और साथ में अलोकेशन एंड यूज़ ऑफ फंड्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये रिवॉर्ड्स होते हैं। और इन्फ्लुएंस जब बनाने की बात आती है, जब इसी के उल्टा वो चलना चाहते हैं, जब वो लोग गेम नहीं खेल रहे हैं अभी तक
ज़्यादा हम कह सकते हैं कि न्यूज़ के अंदर नहीं है, तो वो उनसे अपने हिसाब से फिर काम भी करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल ओवर प्लेयर सिलेक्शन एंड डेस्टिनीज। देखिए इसी से रिलेटेड ये पॉइंट हो जाता है कि रिवॉर्ड एंड इन्फ्लुएंस से कि किस प्रकार से जो कंट्रोल करते हैं आपके प्लेयर के सिलेक्शन के ऊपर, उनकी डेस्टिनी के ऊपर, उनके भाग्य के ऊपर, वो पूरा का पूरा एक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसी के हाथ में होता है। वही इन्फ्लुएंस करता है कि किस प्लेयर का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। वेरियस टूर्नामेंट्स करवाई जाती हैं, मैचेस करवाई जाती हैं, और उसी इंस्टेंस के ऊपर वो लोग जो सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन होता है वो कभी कभी प्रायोरिटाइज करता है सर्टेन प्लेयर्स जो है वो पर्सनल फेवरेटिज्म या पॉलिटिक्स के रेदर देन मेरिट अलोन। तो ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि मेरिट का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, रेदर जो आपके जो पर्सनल फेवरेट कौन है, पॉलिटिक्स में कौन आपका ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं या फिर आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनको ज़्यादा फेवर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ओवर रेगुलेशन एंड पॉलिसी। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर रहती ही है कि वो जो पॉलिसीज एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उनके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस दिखा सकते हैं बनवाते टाइम। और इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, प्लेयर की सेफ्टी प्रोटोकॉल से लेते हुए जो भी रूल्स होते हैं किसी कमर्शियल पार्टनरशिप के या फिर स्पॉन्सरशिप के, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्लेयर की जो लाइफ है उसके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, जो भी उनको स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को देना होता है कि कितना और कहाँ पर उनको फंड को अलोकेट करना है। ये डिसीजन कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है क्योंकि कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट भी होती है, प्लेयर्स को यहाँ पर रिवॉर्ड दिए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप दी जाती हैं, उन सभी में। और इसी का बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जिसमें से एक प्राइम एग्जाम्पल हम यहाँ पर फीफा की एग्जीक्यूटिव डिसाइडिंग जो होते हैं कंट्री में कि कौन सा वर्ल्ड कप वहाँ पर होस्ट करेगा, उसके अंदर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस। देखिए जब भी कुछ भी, हालांकि ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ऑफन कहीं ना कहीं फाइनल से होता है जब डिसिप्लिनरी एक्शंस की बात आती है प्लेयर्स के खिलाफ या फिर कोचेस के खिलाफ या अदर स्टाफिस के खिलाफ। उसके अंदर फाइन्स लग सकते हैं, सस्पेंशन लगते हैं, ज़्यादातर बैन लगा दिया जाता है कि आप इतने टाइम तक खेल नहीं पाएंगे, सस्पेंड कर दिया, बैन कि आप कभी भी नहीं खेल पाएंगे अब इसमें। तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं और इनको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी जो अनप्रोफेशनल कंडक्ट होता है उसके खिलाफ होता है। लेकिन कभी कभी जो चीज़ें ठीक तरीके से सोचकर बनाई गई थी उन्हीं का गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है या डराया जाता है प्लेयर्स को कि आपके ऊपर ऐसा एक्शन हो जाएगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को नहीं मानेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट इज नेगोशिएटिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। देखिए मॉडर्न डिजिटल एज के अंदर जो प्रॉफिटेबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल है स्पोर्ट्स पॉपुलैरिटी के लिए और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी। तो स्पोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो काफ़ी की रोल निभाते हैं इसके अंदर कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर जो भी इन्फ्लुएंस है उस सभी के ऊपर, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी एक्सेसिबिलिटी है फैंस तक, वो सभी में वो बड़ी भूमिका निभाते हैं कि किसको यहाँ पर एज अ हीरो आपको रिप्रेजेंट करना है और किसको आपको जो सच में हीरो है उनको नहीं दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट प्रेशर हो जाता है एक प्लेयर्स पर कि उनको उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो भी बातें हैं उनके सामने झुकना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लॉबिंग विद इंटरनेशनल बॉडीज। देखिए कुछ सम पावरफुल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो बोर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज में यहाँ पर बैठे होते हैं और खासकर इसी वजह से उनके काफ़ी सिग्निफिकेंट से हो जाते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स अफेयर के यहाँ पर भी। इसका अगर एग्जाम्पल दे तो यहाँ पर मेंबर ऑफ क्रिकेट बोर्ड की बात की जा सकती है बीसीसीआई की, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर बैठते हैं और उन्हीं के जो इन्फ्लुएंस होते हैं, डिसीजन जो होते हैं कि आपको ठीक है कौन सा प्लेयर यहाँ पर जाएगा कौन नहीं जाएगा, इन सारी चीज़ों में उनकी काफ़ी ज़्यादा से होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पर दिखाई देता है। तो एट द एंड अगर हम बात करें तो ऑथर ने बहुत ही डीपली ट्रबलिंग पिक्चर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होने की वजह से जिनको हमने रक्षक बना के भेजा है, जिनको प्लेयर्स का ध्यान रखने के लिए भेजा गया है, वो किस प्रकार से उसका गलत इस्तेमाल करते हैं पावर का और कितनी ज़्यादा इशूज़ एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस यहाँ पर दिखाई देती है कि कैसे पॉलिटिक्स
पॉलिटिकल पावर्स जो है वो डोमिनेट कर जाती है मेरिट के ऊपर। स्पोर्ट्स बॉडीज हमेशा बहुत बार ऐसा होते हुए दिखाई देती हैं कि वो कंसर्न होती हैं अपनी खुद की एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ना कि जो स्पोर्ट्स या फिर एथलीट हैं उनके फायदे को ध्यान में रख के उनके लिए कुछ काम करने के लिए। और यही इसी वजह से वो जिस काम के लिए बनाई गई है उस काम को वो करते हुए दिखाई नहीं देती हैं बहुत बार। और यही हम देखते हैं कि इसी वजह से काफ़ी कम यहाँ पर जेन्युइन जो चेंज आने चाहिए साइकिल के अंदर, चाहे वो फिर फीमेल कोचेज़ का इंक्लूजन हो, चाहे वो फिर आपके कैंप्स हो, कुछ भी हो, वो जेन्युइन चेंजेस एक्चुअली में दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से ऑथर इस जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको नाम देता है डॉग ईट डॉग सिस्टम, यानी खुद ही आप जिस चीज़ के लिए काम के लिए बनाए गए उसी को आप खा जाते हो अपने पर्सनल गेन के लिए। तो ये सिस्टम डॉग ईट डॉग सिस्टम की तरह यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर पावर की पैरामाउंट बहुत ज़्यादा है और जो उससे डिसेंट करते हैं, जो उस काम को नहीं मानना चाहता, उनको साइलेंट कर दिया जाता है। तो सर्टेनली पावर स्ट्रक्चर और जो सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे वेज में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को खासकर ध्यान देना चाहिए पॉलिसीज़ बनाते टाइम भी, और जब यहाँ पर खुद प्लेयर ही सामने आकर उस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पर ऐसे इससे पक्का आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन अडानी हिडनबर्ग केस। देखिए, रिस्टोरिंग द बैलेंस, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन अडानी हिडनबर्ग केस इज अ रीअफर्मेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिसिलियंस ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क। हितेश एस जैन द्वारा इस आर्टिकल को लिखा गया है, जो कि बात कर रहे हैं हिडनबर्ग रिसर्च के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिडनबर्ग रिसर्च खुद में है क्या। देखिए, हिडनबर्ग रिसर्च जो है वो एक वेल नोन फॉर्मेशन है कि शॉर्ट सेलिंग एंड एक्टिविस्ट अप्रोच करते हैं, वो रिसर्च है, रिसर्च करते हैं और जो भी एलिगेशंस होती हैं किसी भी ग्रुप्स के खिलाफ, जैसे कि यहाँ पर अडानी ग्रुप के खिलाफ यहाँ पर कुछ एलिगेशन लगाई गई है कि वो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की आपका वो बोल सकते हैं कि कामों में फंसे हुए हैं, जो कि कुछ काम को वो लेते हैं, फिर फ़ायदा निकालते हैं और फिर उसको बेच देते हैं जल्दी से, और अदर इन्वेस्टर्स का इसमें नुकसान होता है। तो ये काफ़ी बड़ी शॉक वेव लेके आया था फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, यहाँ पर इससे देखा भी जा सकता था। तो देखिए, हम देखते हैं अभी कि क्या बात की गई थी यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर देखा गया है कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा था। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा था स्टॉक मार्केट के ऊपर। जो एलिगेशन लगाई गई थी उसने बहुत ज़्यादा मीडिया की अटेंशन को ग्रैब्स किया, खासकर जो इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस है उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क किया। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक मार्केट पर देखा गया था। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इससे डाउन जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है कंपनीज़ के ऊपर, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें डिक्लाइन थोड़ा सा दिखाई देने पड़ा कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिगनिंग जो हुई थी 2023 की, उसी के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट इवेंट आया था इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि जो हिडनबर्ग रिसर्च है उसने अडानी ग्रुप के खिलाफ यहाँ पर एक्विजिशन लगाए थे। ये जो एक्विजिशन लगाए गए थे, इन्होंने काफ़ी सीरियस इशू को उठा दिया था। वहाँ पर कंसर्न आए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से लेकर रेगुलेटरी ओवरसाइट से लेकर, कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रिगर हो गई थी मार्केट की एगिटेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर डिसीजन आया है इस मैटर के ऊपर, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिया की जो प्रमोट कर रहा है रोबूस्ट लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम्स को और उनकी कैपेबिलिटीज़ को, कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो सेंसरशिलेशंस है उनके ऊपर बिल्कुल खड़े रह सकते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। तो इसी के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, सबसे पहले तो रिस्पेक्टिंग रेगुलेटरी बॉडीज़। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि किस प्रकार से जो सेबी है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसकी खुद की एक ऑटोनॉमी है। वो खुद से उसके मतलब अगर उसमें कोई ऐसा इन्वेस्टर है तो उसके पास इतनी जुडिशियरी है, उसके पास इतनी जुडिशियल पावर है कि वो उसको खुद पनिश कर सके। तो उसकी ऑटोनॉमी को वो रिस्पेक्ट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, और खुद में फिर अप्रिशिएट भी करते हैं कि सेबी ने कितना ज़्यादा काम किया है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और जो इंडिया की रोबोटनेस को बहुत अच्छे से रहा है इकोनॉमी के अंदर। और इसी रिस्पेक्ट में सेबी के ऊपर ये भी एम्फसाइज किया जाता है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, खासकर जो रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि जो नियमों कानूनों का ध्यान रखती है, उसका जो नोशन है वो थोड़े से वेल सूटेड है अपने मैनेज करने के लिए, जो भी उनकी पर्टिकुलर डोमेन है, और इसी पे उनको थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट दूसरे यहाँ पर इंडोर्स करते हैं सेबी के अमेंडमेंट जो किए गए हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आती है उसी में वो सेबी के रिसेंट अमेंडमेंट
डॉक्यूमेंट्स को, खासकर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI से रिलेटेड है, या फिर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट LODR रेगुलेशंस की यहाँ पर बात की है, तो उनको वो तारीफ करते हैं, इंडोर्स करते हैं। खासकर कहते हैं कि सेबी ने ये अच्छा किया है कि इसकी वजह से जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट फिर से आएगा इंडिया के रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ लीगल इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी बताई है कि किस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस है किसी भी वैलिडेट करने के लिए, रिलाई करने के लिए, ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज के ऊपर रहने के लिए जब लीगल इंटरवेंशंस होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाता है उसको रखना। और क्रिटिसाइज करते हैं कि जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स होती हैं जैसे कि OCCRP जो कि सेबी की फाइंडिंग्स के साथ कॉन्टेस्ट कर रही है, उनके रिपोर्ट्स के ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। और एट द एंड सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बात करते हैं बोलस्टरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड सेफगार्डिंग इंटरेस्ट अलॉन्ग विद डिसमिसिंग एलिगेशन ऑफ बायस इन एक्सपर्ट कमेटी। तो ये बात बिल्कुल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट एंड सेबी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर कमेटी के द्वारा बनाई गई हैं कि इन्वेस्टर्स का जो प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, या फिर जो लीगल एस्पेक्ट है हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। और एट द एंड इन चारों पॉइंट से हटाकर अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि हितेश एस जैन का क्या मानना था, तो वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक बहुत ही बायस रिपोर्टिंग यहाँ पर देखी गई है, जबकि हिडनबर्ग केस के अंदर यहाँ पर इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट को डिस्टेबलाइज करने का काम किया है। और इंडिया की जो मेथड है यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो मेथडोकल एंड एक्यूरेट अप्रोच होनी चाहिए ऐसे इवेंट को रिट्रिएट करने के लिए। खासकर ये जो पूरी की पूरी कमिटमेंट है इंडिया की इंटीग्रिटी और फैक्चुअल करेक्टनेस की, उसको दिखाता है कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से और जो कुछ रिपोर्ट्स है जैसे कि सेबी की तरफ से निकाली गई रिपोर्ट्स है या CBI की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो वो ठीक दिखा रहे हैं, करेक्टनेस को दिखा रहे हैं, फैक्चुअल दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों की कमी दिखाई दी, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सिर्फ यही डिफेंड नहीं कर रहा है कि जो कंट्री की कंक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं जिनको मार्केट परसेप्शन के लिए यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि उसकी बहुत बड़ी ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस होती हैं इंडिया के रेपुटेशन पे ग्लोबली, तो ऐसी वर्डिक्स को रिश्योर करता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी ये दिखाता है, ग्लोबल पार्टनर्स जो इंडिया के साथ है उनकी कमिटमेंट को भी दिखा रहा है कि ठीक है यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और उनका जो भी वो पैसे यहाँ पर लगाएंगे या इन्वेस्टमेंट लगाएंगे वो यहाँ पर ऐसे ही खराब नहीं हो जाएगी। सो इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है अडानी हिडनबर्ग केस के अंदर, वो एक रीअफर्मेशन की तरह दिखाई देती है इंडिया के रिसेलिएंट रेगुलेटरी एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क में, जहां पर इंडिया की जो डेडिकेशन है वो अंडरस्कोर कर रहा है जस्टिस को अपहोल्ड करने में, न्याय को दिलवाने में और ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए कि जो भी एक्यूजेशंस लगाए गए हैं वो कितने ज़्यादा अनफोल्ड थे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये हो जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमी पेज पर ये आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग PMI एट 18 मंथ्स लो ऑन स्लोअर पेस ऑफ ऑर्डर। क्या बात कर रहा है यहाँ पर दिसंबर के लिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया गया है कुछ माइंड मैप। तो आप देखिए सबसे पहले एक रिपोर्ट छापी गई है, जो कि रिपोर्ट छापी गई है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के द्वारा दिसंबर के लिए। उस रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हुई है और उसी को एनालाइज किया गया है कि किस प्रकार से दिसंबर का जो महीना है वो 18 मंथ लो आया है उसका परचेजिंग मैनेजर PMI, डिस्पाइट स्लो डाउन चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, यानी कितना ही स्लो डाउन क्यों ना हो लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, फिर भी बढ़ रहा है। थोड़ी सी डिक्रीज स्पीड है, थोड़ी सी स्पीड जो थी वो कम हो गई है लेकिन एक्सपेंशन अभी भी चालू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। सबड्यूड डिमांड हिट्स इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पर एक नोटिसेबल रिडक्शन देखा गया है डिमांड के अंदर कि लोग कम चीज़ें मांग रहे हैं, उनकी डिमांड यानी कि जो मांग है वो कम हो गई है और उसी की वजह से जो ग्रोथ का मोमेंटम था वो थोड़ा सा स्लो हो गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ कंटिन्यूज डिस्पाइट लोअर मोमेंटम। देखिए फिर भी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बेशक ग्रोथ रेट जरूर कम हो रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो कम नहीं हो रही है, ग्रोथ का रेट कम हो रहा है कि जो 6% से ग्रोथ कर रहा था वो 5 से हो गया है लेकिन ग्रोथ फिर भी कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं परचेजिंग
परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डिक्लाइन, पीएमआई डिक्लाइन की यहाँ पर बात हो रही है कि जो परचेजिंग पीएमआई का जो देखो पीएमआई सबसे पहले होता क्या है, पीएमआई होता है यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसकी हेल्थ को मेजर करना, उसका मापा तोला करना कि वो ठीक दिशा में जा रहा है गलत दिशा में जा रहा है। और खासकर इसके ऊपर 50 इंडिकेटिव यहाँ पर ग्रोथ के लिए होते हैं और 50 सिग्निफाइंग एक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं। सो दिसंबर के लिए जो रीडिंग है वो 18 महीने लो निकल के आई है जो कि स्लोअर पेस की तरफ दिखा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीज आउटपुट न्यू ऑर्डर्स। देखिए बहुत ओवरऑल जो आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का है और जो नंबर है नए ऑर्डर्स के वो थोड़े से कम हो गए हैं, तो पीएमआई जिसकी वजह से कम निकल कर आया है। नेक्स्ट इज फॉलिंग डिमांड्स, हम ऊपर देख ही चुके हैं कि डिमांड्स कम हो गई है, इसी वजह से यहाँ पर एक नया ऑर्डर दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्लोइंग डाउन, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपकी डिमांड ही कम होगी तो उसके बाद से जो आउटपुट है जिसको मांगा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो उसको कम बनाएंगे, क्यों वो ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि आप लोग कम बनाएंगे, अगर ज़्यादा वो बना देंगे तो फिर उनको चीज़ों को सस्ता करना पड़ेगा बेचने के चक्कर में, तो इसी वजह से ये भी यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज राइज इन परचेजिंग कॉस्ट, तो ये भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से 2021 के एंड के अंदर ये चीज़ नोटिस की गई है कि जो परचेजिंग कॉस्ट है गुड्स की, खास करके कोई भी गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो ओवरऑल कॉस्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है। तो राइज हो रहा है कि परचेजिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ रही है, महंगी हो रही है गुड्स, चीज़ें महंगी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट लार्जली अनचेंज्ड, तो इतने सारे चैलेंजिंग्स देखने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल्स वो अभी भी अनचेंज्ड है, अनटच्ड है, वो अभी भी वैसे के वैसे ही है। और ये रिसेलियंस दिखा रहा है इंडस्ट्री की कि चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन के साथ में भी इंडस्ट्री यहाँ पर उठ सकती है। एट द एंड यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑल्दो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा हेड विंड्स के अंदर चल रहा है, यहाँ पर उसकी डिमांड कम हो गई है, आउटपुट स्लो हो गया है, कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, खर्च यहाँ पर महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंड कर रहा है कंटिन्यूसली, स्लोवर पेस है, थोड़ी सी मंदी से चल रहा है लेकिन चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसका एनालिसिस था। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं, इंडियाज रेटिंग रेजेज फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 6.7%। देखिए क्या बात हो रही है, सबसे पहले इंडिया की जो रेटिंग एंड रिसर्च है जिसको INDRA बोला जाता है उसको रिवाइज किया गया है और वो इंडिया की जीडीपी को दिखा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर वो 6.2 से लेकर 6.7 हो जाएगी। पहले कितना था ये, पहले ये था 6.2%, अब ये कितना होने वाला है 24 में 6.7%। और ये किसने लिखा है, IMF के द्वारा ये बोला गया है। सो ये अपवर्ड रिवीजन किया गया है जो कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किया गया है, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी की रिसेलियंस पे ध्यान दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर इतने ज़्यादा सभी के सभी नेशंस जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वॉर की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत रिसेलियंट है, वो बहुत अच्छे से इसको बाहर निकल जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। फिर जो बैलेंस शीट होती है बैंक्स की, सेक्टर्स की, उनके अंदर कितनी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है, डिलीवरेजेंस है, उसको यहाँ पर ध्यान दिया गया है। फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स का कैपेक्स साइकिल है उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और एंड में यहाँ पर जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है बिजनेसेस के अंदर और खासकर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट के अंदर या फिर ग्लोबल रेमिटेंस में, उनको भी यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिसेलियंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए जो इंडियन इकोनॉमी है वो अभी आज के टाइम पे 7.6% से ग्रो कर रही है और सेकंड क्वार्टर में आ चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इकोनॉमी की रिसेलियंस और ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगी। नेक्स्ट इज यहाँ पर डिलीवरेजेंस कॉर्पोरेट बैंकिंग सेंटर, जो फाइनेंशियल हेल्थ है कॉर्पोरेट्स की और बैंकिंग सेक्टर्स की, वो ये चीज़ लगातार दिखा रही है कि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है जो कि कंट्रीब्यूट करेगा और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल। देखिए विद इंप्रूवमेंट इन कॉर्पोरेट सेक्टर जो एक्सपेंशन हो रहा है नए साइकिल्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, वो और ज़्यादा बूस्ट करेगा इकोनॉमी को। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेन्ड मोमेंटम इन एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस। बहुत सारे हम ग्लोबली इवेंट्स को देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर, खासकर पर्टिकुलरली जो बिजनेस एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वहाँ पर, लेकिन इंडिया यहाँ पर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, चाहे ग्लोबली ये सारी चीज़ें अच्छी हो या ना हो। तो इसी वजह से, और खासकर जो रेमिटेंस आता है, खासकर जो बाहर से पैसे आते हैं, हुंडीज आती हैं अब्रोड से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए हैं इंडिया की इकोनॉमी को। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। कंडीशंस जो हम देख पा रहे हैं कि ग्लोबली इकोनॉमीज में वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है इंडिया के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर भी। हाउएवर जो रिस्क और स्लोअर ग्रोथ है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेक्ट किया था कि जो वर्ल्ड के मर्चेंडाइज ट्रेड का वॉल्यूम है वो ग्रो करेगा 0.8% से इन 2023 के अंदर, लेकिन जब उसका असली यहाँ पर दिखाई आया तो ये एंटिसिपेट किया गया था कि वो बूस्ट और ज़्यादा हो जाएगा 3.3% से। सो एडिशनली ऐसी ही यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई दी है, जैसे IMF के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा भी एक ग्लोबल ग्रोथ का स्लो डाउन दिखाया गया है कि 2024 में जो ग्लोबली ग्रोथ होने वाली है वो स्लो हो जाएगी 2.9% से, जो कि प्री पेंडेमिक के एवरेज होगी, यानी कि 3.8% से ये स्लो डाउन चल रहा था, लेकिन ये जो कमी आ रही है, स्लो हो रही है चीज़ें, वो अब 2.9% से हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं जो कि बात कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इन्फ्लेशन। महंगाई की बात हो रही है और मॉनेटरी की पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो IMF द्वारा फिर से ये ग्रोथ बताई गई है कि जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनको यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी मॉनेटरी पॉलिसीज या उनके जो सेंट्रल बैंक्स है वो टाइटनिंग कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं ताकि महंगाई को रखें, और यही प्रोडिक्शन लेके जा रहा है कि इसकी वजह से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन करेगा, यानी कि ग्लोबली जो महंगाई है वो थोड़ी सी कम होगी, 5.8% पे ये आ जाएगी, जो कि फिलहाल 2024 में इसको माना गया है। कौन कह रहा है? IMF, जो कि फिलहाल कितने पर है? फिलहाल ये है 8.7%। 2022 का ये 22-23 का ये डाटा है। तो ऑल राइट, ये इतना ज़्यादा यहाँ पर आने वाली है। और एट द एंड यहाँ पर बात होगी RBI की फोरकास्ट की कि RBI का क्या कहना है। हम ग्लोबली सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन अब RBI इसमें क्या बोलना चाह रही है, क्या फोरकास्ट कर रही है, या क्या भविष्यवाणी RBI के द्वारा यहाँ पर की गई है। सो RBI यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है कि एक सिक्वेंशियल स्लो डाउन दिखाई देगा इंडिया की GDP ग्रोथ के अंदर 2 क्वार्टर्स तक, पहले जो 2 क्वार्टर होने वाले, और उसके बाद ओवरऑल जो GDP है वो 7% पर यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके लिए भी बहुत सारे रीजंस है, खासकर अनसिक्योर्ड लोन्स वगैरह, और उसके बाद और अनसीन जो भी यहाँ पर कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, वैसा कुछ यहाँ पर बात की गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि एक्सप्लेन्ड पेज है और आज का हमारा लास्ट पेज होने वाला है। तो सबसे पहले आर्टिकल है हाउ एंड वाई DBT वर्क्स। तो DBT क्या होता है? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। DBT किस तरीके से काम करते हैं और कैसे उनको काम एक्चुअली में करना चाहिए, क्या उनसे उम्मीदें होती हैं। तो 2-3 पॉइंट्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है आर्टिकल, लिखा गया है उदित मिश्रा द्वारा, और वो लिखते समय बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने इलेक्शन की एक रैली में 28 दिसंबर को एक नई स्कीम का यहाँ पर मैं बोलूँगी कि उद्घाटन किया। वो कह रहे हैं कि हम एक न्याय स्कीम यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। क्या है न्याय स्कीम? न्याय स्कीम जो दिखाई दे रही है ये स्कीम होगी सिर्फ वुमेन्स के लिए, ठीक है। और ये कांग्रेस के पूरा जो 2024 का यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है उसका एक सेंटर पॉइंट रहने वाला है। और ये वुमन को 1 साल के अंदर 60 से 70 हज़ार रुपये देने की बात कर रहे हैं कि लगातार हम हर जो औरत होती हैं उनको 60 से 70,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और न्याय का मतलब क्या है? न्याय एक अक्रोनियम है न्यूनतम आय योजना के लिए या फिर मिनिमम इनकम स्कीम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे गई है, जिसके अंदर एनुअली जो पेमेंट है 72,000 रुपीज़ की, जो पुअरेस्ट होते हैं, जो 20% यहाँ पर इंडिया के आपको पुअरेस्ट दिखेंगे, गरीब लोग दिखेंगे, उनको एनुअली 72,000 रुपये यहाँ पर देने की बात की गई है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। और ये रफली जो 20% है, इंडिया में हमारी पॉपुलेशन हमें पता है ऑलमोस्ट 140 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो ये जो रफली 20% है ये अकोर करेंगे ऑलमोस्ट 5 करोड़ ऑफ हाउस होल्ड। तो लगभग 5 करोड़ फैमिलीज इसके अंदर आएंगी। तो लोग इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि आप इसको 4 बार मतलब और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ में एटलीस्ट एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर तो होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 20 से 25 करोड़ लोगों को ये मिलेंगे। लेकिन फिर एक फैमिली को 72,000 मिल रहे हैं, तो अलग अलग इंसान को नहीं दिए जाएंगे, ये होगा। खैर अभी तक ये नहीं है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हमें DBT के दिखाई देते हैं, जो कि PM किसान हम देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था 2019 के अंदर। और ये स्कीम के अंदर हर जो किसान है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जो कि 6,000 रुपीज़
एनुअली यहाँ पर किसान्स को दिए जाते हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनको 6,000 रुपये एनुअली यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्या ऐसी और भी स्कीम्स है? और यूबीआई स्कीम से ये किस प्रकार से अलग है? यूबीआई स्कीम क्या होती है? यूनिवर्सल बेनिफिट यहाँ पर एक आपकी इनकम की स्कीम है जिसके अंदर हर इंसान को एक यूनिवर्सल इनकम प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए 50,000, तो जितने भी कंट्री के लोग हैं उनको 50,000 रुपये हर इंसान को दिए जाएंगे। जो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे टैक्स के रूप में ये पैसा वापस ले लिया जाएगा, और जो नहीं कमा पा रहे हैं उनको ये यूनिवर्सली मिल जाएगा। तो ये उससे अलग किस प्रकार से? देखिए, उससे अलग तो ये बहुत है, क्योंकि यूनिवर्सली जो होता है एक तो वो बहुत सभी को एक जैसा मिलता है, लेकिन ये जो स्कीम्स ऊपर बताई गई है, खासकर जो डीबीटी स्कीम है यूबीआई से, वो इसीलिए अलग है क्योंकि ये कम लोगों को मिलती हैं, स्मॉल पोर्शन में मिलती हैं। और यूबीआई जो है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है, पॉपुलर भी नहीं है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड जैसी महंगी कंट्रीज जो होती है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी इसको छोड़ दिया गया, क्योंकि ये वहाँ पर क्या होता है कि ये खासकर जो स्मॉल और पोर्शन है वहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, जिससे वो पैसे इतने ज़्यादा नहीं ला पाते हैं इकोनॉमी में डालने के लिए। सो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखी गई हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होता है। मतलब आप ऐसे डायरेक्ट पैसे देकर लोगों को लेज़ी नहीं बना रहे हो डीबीटी करके, कि डायरेक्ट आपने पैसे उनको दे दिया तो वो काम नहीं करना चाहेंगे। इसके ऊपर ऑथर के कुछ पॉइंट्स हैं, और ऑथर ने इसके ऊपर कुछ बुक्स का यहाँ पर डाटा भी लिया गया है जिसके अंदर बात की जा रही है। जो एक बुक है जो कि जस्ट गिव मनी टू द पुअर, द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम ग्लोबल साउथ, लिखी गई है जोसेफ हैनल के द्वारा 2010 के अंदर। सोशल साइंटिस्ट ये थे और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर आप सिर्फ गरीब लोगों को पैसा देंगे तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट में काम आएगा। क्योंकि कैसे काम आएगा? कुछ लोगों का मानना है कि वो तो लेजी हो जाएंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक देखा नहीं गया। बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट हुआ है, और उसी के बाद जब उनको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी, चाहे वो कम मात्रा में क्यों ना हो, जब उनको पता है कि उनको कुछ समय के बाद फिर से वो पैसे आकर मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से वो कुछ छोटे छोटे स्मॉल रिस्क लेना शुरू कर देंगे। और ये स्मॉल रिस्क कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा अच्छे बीज लेके आ जाएंगे। मान लीजिए सीड उन्होंने ज़्यादा अच्छे ले लिए कि अब हम इनसे ज़्यादा फसल होगी, या फिर वो कोई और काम करने के लिए किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और हो सकता है कि उसका आउटकम ज़्यादा अच्छा दिखाई भी दे, कि आउटकम यहाँ पर अच्छा आएगा। तो उसके बाद जो ज़्यादा पैसा निकल कर आया है वो पैसा कहाँ पर जाएगा? वो पैसा हमें दिखाई देगा कि वो पैसा इन्वेस्ट होगा आसपास के नेबरिंग चीज़ों में, जिससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया गया है कि ज़्यादातर ये बोला जाता है कि आपको किसी एक इंसान को अगर कोई भूखा है तो उसको एक मछली देने की बजाय, या यू शुड गिव, या उसको एक ब्रेड का हम एग्जांपल ले लेते कि एक रोटी देने की बजाय आपको उसे रोटी बनाना सिखा देना चाहिए, ताकि वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसका पेट भर जाए। अगर आप उसको एक रोटी देंगे, एक ब्रेड का टुकड़ा देंगे, तो आप एक दिन में उसका पेट भरेंगे। यही कहावत को यहाँ पर ऑथर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि क्या वो इंसान इतना ज़्यादा भूखा है कि उसको रोटी बनाना सीखने से पहले भी उसको ज़िंदा रहने के लिए भी एक रोटी की ज़रूरत है, एक ब्रेड की ज़रूरत है। तो पहले हमें उनको एक ब्रेड देना पड़ेगा, सो दैट दे कैन सर्वाइव टू लर्न टू मेक ब्रेड, राइट। तो उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और यही समझने के अकॉर्डिंग उनको सबसे पहले इसी वजह से डायरेक्ट बैंक जो ये ट्रांसफ़र होता है, बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, कुछ पैसे उनको देने चाहिए, सो दैट वो अपना काम करना सीख सके। और इसी का कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देखा गया है कि पीपल क्या सोचते हैं। ये एक रेंज लिया गया है, सर्वे किए गए हैं 1995 से लेकर 2000 के बीच में, जो कि वर्ल्ड वैल्यू सर्वे द्वारा करवाए गए हैं। और उसमें कहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज है, जैसे यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, इंडिया, चिली, जर्मनी, स्पेन, जिसके अंदर कुछ % ऑफ पीपल ऐसे हैं जो मानते हैं कि पुअर लोग, गरीब लोग इसीलिए गरीब हैं क्योंकि वो लेजीनेस रखते हैं, या फिर उनकी जो विल ऑफ पावर है कुछ काम करने की वो कम है। उसमें यूएसए में 61% लोग ऐसा मानते हैं, चाइना में 58%, इंडिया में आंकड़ा 42% है, और जर्मनी में 13% है। और कुछ लोगों का जो मानना है वो मानना है कि पुअर लोग इस वजह से पुअर हैं जो कि क्योंकि वहाँ पर अनफेयर सोसाइटी होती है। देखिए यहाँ पर हम देख पाएंगे स्पेन जैसी कंट्री, जर्मनी जैसी कंट्री, ब्राज़ील, स्वीडन, तो काफ़ी ऐसी डेवलप कंट्रीज़ का भी यहाँ पर इंडिकेशन है जो ज़्यादा मात्रा में इसको मानते हैं, और वहाँ पर कम लोग पुअर कैटेगरी के दिखाई भी देते हैं।
तो दोनों मॉडल्स का यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है साइबर किडनैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में हमेशा ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं कि इस वर्ड से क्या मीनिंग है, और खासकर जो मिसलीडिंग वर्ड लगते हैं। देखिए वैसे साइबर किडनैपिंग समझने में काफ़ी ईजी है, लेकिन सोचने वाला ऐसा भी सोच सकता है कि किस प्रकार से कोई साइबर पे किसी को किडनैप कर लेता है, कोई मैसेजेस के दौरान किसी को मिलने बुला के वहाँ पर किडनैप कर लेता है। क्या ऐसा लगता है आप लोगों को? बताइएगा मुझे। लेकिन इसका मतलब कुछ और है। साइबर किडनैपिंग का मतलब होता है कि आप फिजिकली वहाँ पर जाते ही नहीं है, बल्कि आप जिसको किडनैप कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि वो खुद से किडनैप हो जाए, उसको डराते हैं आप कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, दूर नहीं जाएगा कहीं पे, तो वहाँ पे जो उसकी जो दूसरी फैमिली है वो रिस्क में होगी। ऐसा ही कुछ एक मुकदमा यहाँ पर दिखाई दिया है कि एक चाइनीज एक्सचेंज स्टूडेंट थे जो कि उता के अंदर यहाँ पर पढ़ रहे थे और उनकी किडनैपिंग हो जाती है। उसकी फैमिली चाइना के अंदर $80,000 यहाँ पर रैंसम के रूप में, या जो पैसे मांगे गए थे उनके रूप में उनको देते हैं साइबर किडनैपर को। और बाद में पता चलता है कि यहाँ पर इस बच्चे को भी डराया गया था। ये जो लड़का था जो कि केवल 17 साल का था, और उसकी फैमिली को भी उधर से डराया गया है कि इसको मार दिया जाएगा। इसकी सेफ्टी का यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया गया था। एक्सपर्ट का मानना है कि साइबर किडनैपिंग ऐसे ही, और जब और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है तो ऐसे केसेस शायद और ज़्यादा एआई की वजह से दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर एआई तो बिल्कुल सेम वॉइस भी तो निकाल सकती है ना आपका। ऐसे ही केसेस यूएसए के अंदर भी दिखाई दिया कि एक मदर को फ़ोन आता है और उनकी बेटी रोते हुए बोलती है कि मैं किडनैप हो गई हूँ, कुछ बुरे इंसान ने उठा लिया। लेकिन जब वो अपनी बेटी के रियल फ़ोन के ऊपर फ़ोन करती है या फिर कंफर्म करती है तो उनकी बेटी बिल्कुल सेफ होती है। तो क्योंकि उनकी वॉइस को चुरा लिया गया था, उनकी वॉइस का मॉड्यूलेशन करके सेम बनाकर ऐसा दिखाया गया था। तो ये होता है साइबर किडनैपिंग। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है VVPAT एंड द फ्रेश डिबेट ओवर देम। क्या होता है VVPAT? देखिए VVPAT का मतलब होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। तो यहाँ पर कुछ कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश नाम से, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है यहाँ पर? राजीव कुमार, उनको एक लेटर लिखा है और उन्होंने बोला है कि जो इंडिया ब्लॉक है यानी कि INDIA ब्लॉक, वहाँ के सभी लीडर्स यहाँ पर मिलना चाहते हैं और कुछ अपने उनके कुछ विचार हैं VVPATs को लेकर वो वहाँ पर रखना चाहते हैं। अब क्या होगी? 100% वेरिफिकेशन होगी। जो VVPAT जो स्लीप्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग राजीव कुमार ने ये बात बोली भी है कि ये बहुत कम एरर या बिल्कुल 100% ये ठीक मशीन से यहाँ पर काम करती है, कोई एरर इनमें आज तक नहीं आया, ह्यूमन एरर। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बातें की गई है। लेकिन कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे जो VVPAT मशीन्स है इनका आइडिया 2010 में आया था और सबसे पहले इनको यहाँ पर इंडिया के अंदर यूज़ किया गया था नागालैंड के अंदर। तो नागालैंड में जब आपके नोक्सेन असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे तो नागालैंड के अंदर 2013 में सबसे पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया। और पूरे इंडिया के अंदर यहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी उठा था कि पूरे इंडिया में 2019 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसके अंदर यहाँ पर वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर बात की जा रही है कि ये जो VVPAT स्लीप्स क्या होती हैं। देखिए इंडिया के स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 2018 में इलेक्शन कमिश्नर द्वारा बोला गया कि आप लोग यहाँ पर स्लीप बनाइए, काफ़ी उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकली साउंड होनी चाहिए, रोबस्ट होनी चाहिए स्टैटिस्टिकली, और प्रैक्टिकल हो जानी चाहिए कि उनका सैम्पल साइज ऐसा हो कि अच्छे से लोगों को दिखाई भी दे। तो जब भी कोई इंसान वोटिंग करने जाता है तो उनके लिए उनके सामने लाइक एक शीशा होता है, वहाँ पर उसके पीछे उनको स्लीप दिखाई देती है जो कि 7 सेकंड तक दिखाई देगी। और उसमें सिर्फ जो वोटर होता है उसको देखना होता है कि वोटिंग उसी को हुई हो जिसको वो देना चाहता था। उसके बाद ये स्लिप उसी के अंदर जो एक शीशा होता है उसी के अंदर एक बॉक्स होता है उसमें जाकर गिर जाती है। तो वो वोटर को नहीं मिलती है स्लिप, वो यहाँ पर गिर जाती है, यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न होता है। और इसी पे जो इलेक्शन चीफ कमिश्नर है उनका यही बोलना है कि ये जो काउंटिंग होती है बिल्कुल 100% एरर फ्री है। यहाँ पर कोई आज
तक एक भी ऐसी वोटिंग नहीं हुई है कि कोई और इंसान यहाँ पर वोट करना चाहता था और किसी और इंसान को यहाँ पर वोट हो गई हो, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ वोट यहाँ पर आज तक एक भी नहीं देखा गया है। लेकिन इससे पहले कि जब वो याद करते हैं कि किस प्रकार से जब पहले इन वोटिंग मशीन्स के बिना होता था तो कितना ज़्यादा ह्यूमन एरर होता था वहाँ पर, या लोग किसी और की आइडेंटिटी थेफ्ट करके, चोरी करके 2-2 बार 3-3 बार यहाँ पर वोट्स को डाल देते थे। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी और ये पूरा का पूरा मुद्दा था। आज का न्यूज़पेपर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक